हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज अपन इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। थ्रू आउट ईयर जब भी हमको एनसीईआरटी रीड आउट करनी है, किस तरीके से करनी है, क्या सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं, अगर एनसीईआरटी से ही सारे कॉन्सेप्ट हमें पूछे जाते हैं तो हमें एनसीईआरटी को रियल में पढ़ना कैसे चाहिए। देखो, आपको चाहे लग रहा होगा कि मुझे एनसीईआरटी पढ़ना आती है या फिर आपको रियल में आती भी हो, तो आप यहाँ से मैच करके जरूर देखिएगा कि आपको रियल में एनसीईआरटी पढ़ना आती कि नहीं आती। मैंने बहुत सारे टीचर्स से ये बातचीत की है और बहुत सारे स्टूडेंट से बातचीत की है, तो मुझे यहाँ से आइडिया लगा है कि कई टीचर्स को भी एनसीईआरटी पढ़नी नहीं आती है और स्टूडेंट्स को तो बहुत मोस्ट ऑफ केस में ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको एनसीईआरटी सही तरीके से हम कैसे पढ़ें नहीं आती है। इसलिए सारे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, है ना। इसमें बुरा मानने की और भला मानने की बात नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना हम सीख जाएंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि 350 नंबर हमारे आ सकते हैं। देखो, एक दो क्वेश्चन की हम बात नहीं कर सकते, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड अगर पिछले 4-5 साल से ऐसे ही चल रहा है कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम यहाँ से ये बात कर सकते हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड अगर क्वेश्चन आते हैं तो एनसीईआरटी को हमें पढ़ना कैसे चाहिए। एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं, मेरे साथ में जुड़िएगा और ध्यान से मेरी बात सुनते चाहिएगा। देखो, एनसीईआरटी जो है उसमें क्या है, एक तो डायरेक्ट फैक्ट लिखे हुए हैं। जो डायरेक्ट फैक्ट हमें लिखे हुए हैं उसको कैसे पढ़ना चाहिए, एक मल्टीपल लाइन से, क्योंकि डायरेक्ट फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर आप एनसीईआरटी को थोड़ा सा ऐसे ही लाइटली भी पढ़ते हैं, ऊपर ऊपर से भी पढ़ते हैं, तो ये डायरेक्ट फैक्ट वाले क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं। दूसरा ये है कि मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है वो आजकल बहुत सारे आने लगे हैं कि 5 लाइन दी, 5 लाइन देने के बाद में हमसे पूछ रहा है कि कितनी लाइन सही है, या फिर हमसे ये पूछ रहा है कितनी लाइन गलत है। कि यहाँ से अगर आप डीपली अगर ध्यान से एनसीईआरटी की लाइंस को नहीं पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस है। तो कुछ मल्टीपल लाइंस ऐसी है जिनके बेस पे हमें ये पता रहना चाहिए कि हाँ, रियल में कॉन्सेप्ट क्या है, सही लाइन कौन सी, गलत लाइन कौन सी है। भाई एक ही लाइन में आपको वो किसी भी किंगडम के बारे में कुछ लाइन लिख के दे रहा है, उसी के नीचे दूसरी लाइन गलत लिख दी है, तो सही लाइन और गलत लाइन को फर्क करने के लिए आपको पूरी अटेंशन के साथ में एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। लास्ट में है कि कुछ कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी में, कुछ कॉन्सेप्ट है जो पूरी तरीके से नहीं लिखे गए, जैसे ट्रांसक्रिप्शन हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, पूरी तरीके से एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किए गए हैं। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो आपको सीखने पड़ेंगे अपने टीचर्स से। इसलिए एनसीईआरटी को 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है कि डायरेक्ट फैक्ट को कैसे पढ़ना है, मल्टीपल लाइंस जो है उसको ध्यान से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को समझ जाना है। कॉन्सेप्ट को समझेंगे अपने टीचर्स की हेल्प से। अगर आप टीचर से नहीं पढ़ रहे तो अपनी जो रेफरेंस बुक है उस बुक्स में किस तरीके से अपन कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, मैं आपको धीरे धीरे बता देता हूं, एक एक चीजें देखो। अब देखो, ये हमारे प्रॉब्लम्स है, हमारे ये क्वेश्चंस है कि जो एनसीईआरटी जब भी हम पढ़ते हैं या फिर किसी भी टॉपिक को जब भी हम पढ़ रहे हैं, किसी भी चैप्टर को हम जब भी रीड आउट कर रहे हैं, तो हमें एनसीईआरटी जो है वो कितनी बार, मतलब कैसे पढ़नी चाहिए। क्या चैप्टर पूरा हो जाए उसके बाद में पढ़नी चाहिए, चैप्टर से पहले पढ़ लेनी चाहिए, या फिर चैप्टर जब खत्म हो जाए उसके बाद में पढ़नी चाहिए, या फिर चैप्टर चल रहा है तब उसके साथ साथ में पढ़नी चाहिए। देखो, मेरा ये मानना है कि इसमें जो चैप्टर्स जब आप प्रेशर है और रिपीटर है, इसके केस में हम अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी होती है, कि लोग बोलते हैं कि पूरी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है या फिर कुछ लाइंस है जो इंपॉर्टेंट है, पूरे पेज को नहीं पढ़ना होता है। अपन डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ रीडिंग, हमें कितनी बार एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, कितनी बार एक चैप्टर को पढ़ना चाहिए, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। फिर बोलते हैं हाउ टू रीड लास्ट 45 डेज। देखो, नीट 2024 हो गया है, दोबारा से भी हो सकता है, लेकिन नीट 2025 की अगर हम तैयारी करें तो हमें नीट 2025 से जब पहले 1-2 महीने पहले, 45 दिन पहले हमें एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ना है, ये सारी चीजें आज से ही आपके दिमाग में होनी चाहिए। अदरवाइज आप कहीं ना कहीं से पीछे रह जाएंगे और आपके साथ वाले आपसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए कंपटीशन को फेस करना है तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके दिमाग में रहने चाहिए। हम एक एक करके सभी क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनते जाइएगा। देखो, अगर आप एकदम फ्रेशर है, एकदम फ्रेशर मतलब आप 11th क्लास में ही आए हैं, तो आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़नी चाहिए, ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर आप पहली बार एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, पहली बार आपने बायोलॉजी की एनसीईआरटी रीड आउट की है, तो आपको अपने टीचर के साथ में जाना चाहिए। जैसा जैसा आपको टीचर टॉपिक पढ़ाते जा रहे हैं, टॉपिक टू टॉपिक आप एनसीईआरटी पढ़ते जाइएगा। मैं तो कहता हूं, अगर टीचर ने एक पैराग्राफ आपको पढ़ाया है एक लेक्चर में, तो उस पैराग्राफ को कम से कम आप 2-3 बार घर पे जाके जरूर रिवाइज करिएगा। क्योंकि एनसीईआरटी जब भी हम पढ़ेंगे तो आज भी कई टीचर ऐसे बोलते हैं कि हमने एनसीईआरटी को 200 बार 400 बार पढ़ा है, लेकिन हम जब भी एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो कुछ नई कॉन्सेप्ट या फिर नए डेटा हमको मिल जाते हैं, नया हमें थियरी मिल जाता है। देखो, वो नई नई थियरी मिलने का मतलब ये है कि उस लाइन की बहुत बड़ी सेंसेशंस होती है, उन लाइंस में कुछ हिडन लाइंस लिखी होती है, बिटवीन लाइंस ऑफ एनसीईआरटी कुछ बातें लिखी होती है,
वो हम बार बार एनसीईआरटी पढ़ते हैं तभी हमें समझ में आती है। तो टीचर के लिए भी जो आपकी जो एनसीईआरटी जो रेफरेंस बुक है वो अच्छी बुक है, जिसको बार बार पढ़ते हैं तो बार बार नए नए कॉन्सेप्ट दिमाग में आते रहते हैं। इसलिए फ्रेशर स्टूडेंट्स को अपने टीचर के साथ में जाना चाहिए हमेशा। टीचर जैसे जैसे आपको पढ़ाते जा रहा है वैसे वैसे पढ़ते जाना है। छोटे छोटे बॉक्सेज को कलेक्ट करके हमें एक दीवार खड़ी कर देनी है। उसके बाद में बोलते हैं कि टॉपिक वाइज एनसीईआरटी आपको पढ़ लेनी, मतलब आपको पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लेना है कि आपको आपके टीचर ने आज एक पेज पढ़ाया तो उस पेज को आप एक दो बार पढ़ें घर पे जाके, और वो जो थियरी आपको आपके टीचर ने नोट्स जो लिखा है उस नोट्स को आप अच्छे तरीके से डिजाइन करते रहें, और उसके साथ में उसके कुछ क्वेश्चंस भी आप साथ में मेंशन करते रहें। दूसरी बात, अगर आप रिपीट कर रहे हैं, आपने नीट का एग्जाम दे दिया है और दोबारा से आप पढ़ रहे हैं, तो आप टीचर के साथ में कंप्लीटली चैप्टर जैसे ही आप पढ़ना शुरू करें उससे पहले एक चैप्टर को कंप्लीटली रीड आउट कर दें। टीचर के साथ में पढ़ रहे हैं तब भी रीड आउट कर दें, और बाद में भी चैप्टर को यहाँ पे साथ में कंप्लीट चैप्टर को आप रीड आउट करें। कंप्लीट चैप्टर को फ्रेशर बच्चा टॉपिक पढ़ेगा। क्या बात समझ में आई मैंने क्या बोला? उसके बाद में ध्यान से सुनते जाना। उसके बाद में मैंने बोल रखा है कि एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट लाइंस कौन सी है। क्या पूरा पेज इंपॉर्टेंट है? तो आंसर है पूरा पेज इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसी बातें भी लिखी हुई है कि चिड़िया है वो चे चे करती है, घोड़े दौड़ते हैं, घोड़े सरपट दौड़ते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें लिखी। लेकिन हमें उन बातों को इंपॉर्टेंट ना समझ के उनको चैप्टर की रिदम को बनाने के लिए एनसीईआरटी में चीजें मेंशन की, लेकिन वो इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है। इसलिए आप डायरेक्ट जो डाटा दे रखा है, जैसे डायरेक्ट डाटा बहुत सारे डाटा दे रखे, जैसे हैबिटाट हो गया कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहता है, जैसे ब्रायोफाइटा कहाँ पे रहता है, टेरिडोफाइटा कहाँ पे रहता है, ब्रायोफाइटा एल्गी में जो क्लोरोफाइसी रोडोफाइसी उनका हैबिटाट क्या है। तो ये डायरेक्ट डेटा है कि वो मैराइन है कि वो फ्रेश वाटर है। तो ये हमें यहाँ से डायरेक्ट डाटा मिलता है कि हमें पता लगता है कि एल्गी कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे रहता है। टाइप ऑफ पिगमेंट क्या है, जैसे मान लेता हूँ कि क्लोरोफाइसी में, रोडोफाइसी में, फियोफाइसी में, इनमें पिगमेंट कौन कौन से है। क्लोरोफिल ए है, ए के साथ में बी है, एक के साथ में सी है और एक के साथ में डी है, और कौन सा यहाँ पे पिगमेंट प्रेजेंट है। ये डायरेक्ट आपके पास में डेटा है जिसको आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। उसके बाद में नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, जैसे आपने सेल वाले चैप्टर में लास्ट टॉपिक अगर आपने पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा कि सेंट्रियोल में, फ्लैजिला में, सीलिया में, इनमें नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने होते हैं, किस तरीके से वो अरेंज्ड होते हैं। ये आपके पास में डायरेक्ट डाटा दे रखा है जो एनसीईआरटी से बार बार नीट में पूछे जाते हैं। क्या बात समझ में आई? इसके बाद में बोलते हैं कि लाइन की जो रियल मीनिंग है वो क्या है। जैसे बहुत सारी लाइन ऐसी लिखी है जो आपको फर्स्ट टाइम पढ़ते ही आपको ऐसे लगेगा कि क्या बोलना चाह रहा है। अगर आपका टीचर आपको समझा दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई लाइन ऐसी है एनसीईआरटी में जिसको पढ़ते ही ये लगेगा ये बोलना क्या चाह रहा है, मतलब हम उस लाइन को पूरी तरीके से समझ नहीं पाएंगे। और जैसे कि आपके चैप्टर में बहुत सारी लाइंस में ऐसे लिखा होगा डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, डायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, प्राइमरली, फर्स्टली, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स किसी भी लाइन के आगे मेंशन किए हुए, प्रोक्सिमल, डिस्टल, इन सभी वर्ड्स का कुछ मीनिंग्स है। हमारी बायोलॉजी में इन सभी वर्ड्स का कुछ मीनिंग्स है और वो मीनिंग्स आप जरूर फाइंड आउट करिएगा। आपके पास में बायोलॉजी का कोई ऐसा आपके पास में कोई भी ऐसी बुक होगी जिसमें ऐसी छोटी छोटी मीनिंग्स लिखी होती हैं, तो आप यहाँ से चीजें सीख सकते हैं, या फिर हमारे टीचर से हम डिस्कस कर सकते हैं। अपने टीचर से आप पूछ सकते हैं, कोई वर्ड्स का मीनिंग आपको समझ में नहीं है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कभी भी मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत आंसर देने की कोशिश करूंगा। इसके बाद में हम आगे चलते हैं तो हमें और भी बहुत सारी बातों पे चर्चा करनी है। देखो, सबसे पहली बात कि हमें नंबर ऑफ एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी को कितनी बार रीड आउट करना है, कि हमें रीडिंग कितनी लगानी है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैसे हमें जब भी चैप्टर चल रहा है तो ड्यूरिंग चैप्टर हमें कितनी बार एनसीईआरटी पढ़नी है। तो मेरा ये मानना है कि जब भी चैप्टर चल रहा है तो टॉपिक टू टॉपिक तो आपको पढ़ना ही है भाई। आप बिल्कुल फ्रेशर है तो आपको टॉपिक टू टॉपिक पढ़ना है। ड्यूरिंग चैप्टर आपको कम से कम 1 या 2 बार तो आपको एनसीईआरटी पढ़ ही देनी है, कम से कम 2 बार। जब भी चैप्टर चल रहा है तो 2 बार एनसीईआरटी साथ में रीड आउट कर देनी है। जब आप उस चैप्टर को फर्स्ट टाइम रीड आउट कर रहे हैं, मतलब एक बार आपने पढ़ लिया और उसके बाद में उसका पूरा रिवीजन कर रहे हैं, मतलब क्योंकि चैप्टर पूरा होने के बाद में आपको रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। बायोलॉजी का मीनिंग मैं आपको बता देता हूं, बायोलॉजी सब्जेक्ट के दूसरे नाम क्या क्या है। बायोलॉजी इज द सब्जेक्ट ऑफ रिवीजन और बायोलॉजी इज द सब्जेक्ट ऑफ डायग्राम। अगर आपके दिमाग में बहुत सारे डायग्राम्स है और बहुत सारे आपने रिवीजन कर रखे हैं तो आपकी बायोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद में बोलते हैं रिवीजन जो है वो फर्स्ट टाइम जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो कम से कम आपको एनसीईआरटी को 2 बार रीड आउट कर देना है।
कम से कम आपको एनसीईआरटी को 2 बार यहां से पढ़ देना है। एक बार आप पढ़ेंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि 2 बार आप यहां से रीड आउट करें जब आप रिवीजन करें तो। फर्स्ट बार रिवीजन करें, पहली बार आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो आपको कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाएगा, 2 घंटे भी लग सकते हैं, 2.5 घंटे भी लग सकते हैं, बड़ा चैप्टर है तो 3 घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार रिवीजन करें तो मेरा ये मानना है कि दूसरी बार 1 या 2 बार आप जरूर एनसीईआरटी पढ़ें। जब आपका टेस्ट आए, जब आपका टेस्ट हो, क्योंकि आप टेस्ट नहीं दोगे तो फिर मजा नहीं आएगा एनसीईआरटी पढ़ने का। तो जब आपका टेस्ट टाइम आए, जब आपका टेस्ट लगना हो, तब आपको एनसीईआरटी कितनी बार पढ़नी है? तो अगर आपका टेस्ट लग रहा है तो आपको एनसीईआरटी 2 बार पढ़नी है। एनसीईआरटी 2 बार पढ़नी है टेस्ट से पहले। देखो एक चैप्टर हमें कितनी बार, देखो अगर एक चैप्टर का दूसरी बार तीसरी बार टेस्ट हो रहा है तब आपको उस चैप्टर को 2 बार नहीं पढ़ना, तब तो आपको एक ही बार पढ़ना है, तब आपको एक ही बार पढ़ना। लेकिन अगर आपका टेस्ट लग रहा है तो उसके पहले आपको 2 बार रिवीजन जरूर कर देना। एक बार करोगे तब भी यहां से काम चल जाएगा। अगर आपने पहले वाली इंफॉर्मेशन को फुलफिल कर लिया है तो यहाँ पे फिर एक बार में भी काम चल जाएगा। उसके बाद में लास्ट टाइम मतलब कि चैप्टर पूरा हो गया, आपका सिलेबस पूरा हो गया, तब आपको एनसीईआरटी कितनी बार पढ़नी है? तो तब आपको कम से कम 2 बार एनसीईआरटी पढ़नी है। लास्ट टाइम जब आपको यहाँ पे बात की जाए तो 2 बार एनसीईआरटी यहाँ पे भी पढ़नी है। और लास्ट 45 डेज में हमें क्या करना है? लास्ट 45 डेज में आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, आपको चैप्टर रिवाइज नहीं करना है, पूरा चैप्टर आपको रीडिंग नहीं मारना है। इसमें आप इंपॉर्टेंट डेटा को डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट जितने भी डेटाज है, जैसे कहीं पे डेट दे रखी है, कहीं पे साइंटिस्ट का नाम दे रखा है, कहीं पे किसी के एग्जाम्पल दे रखे हैं, इन सभी चीजों को आप रिवाइज करेंगे लास्ट 45 डेज में, क्योंकि आपने यहां से कम 6 से 8 बार एनसीईआरटी को रीड आउट कर लिया। एक चैप्टर को आपने 6 से 8 बार पढ़ लिया है। और आप यकीन मानिएगा कि जब भी आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, नीट से पहले आप अगर ये सारी चीजें फॉलो कर लेंगे तो आप एक चैप्टर को 10 बार रीड आउट कर चुके होंगे। और 10 बार जब हम रीड आउट कर चुके होते हैं तो हमारा दिमाग किस तरीके से काम करता है मैं आपको बताता हूं कि हमारा दिमाग एक बार किसी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को हमारा दिमाग एक बार जब पहली बार रिसीव करता है तो उसे वो किसी काम का नहीं समझता है। ऐसे ही आपके दिमाग में बहुत सारी इंफॉर्मेशन डेली टू डेली जाती रहती है। भाई आप किसी चीज को देखते हैं, कहीं पे सड़क पे घूम रहे हैं, पढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, इंफॉर्मेशन दिमाग में कंटिन्यू जा रही है, लेकिन क्या सारी चीजें आपको याद रहती है? तो आंसर है नहीं रहती है। सारी चीजें हमारे दिमाग में याद नहीं रहती, क्योंकि हमारा दिमाग पहली बार किसी चीज को जब भी रिसीव करता है तो बिना काम के समझता है। जब हम एक बार 2 बार रिवाइज जब करते हैं तो दिमाग को लगता है यार ये काम की बात है, इस काम की बात को हमें याद रखना पड़ेगा, इसलिए दिमाग दूसरी बार में तीसरी बार में याद रखना शुरू कर देता है। इसलिए नंबर ऑफ रिवीजन यहाँ पे बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी भी चीज को याद रखना चाहते हैं तो कम से कम उसका 3 बार जरूर रिवीजन करें। 3 बार से ज्यादा रिवीजन आप करेंगे तब जाके वो आपका दिमाग ये बोलेगा कि हाँ नहीं ये काम की चीज है, और काम की चीज है इसका मतलब इसे अब सबकॉन्शियस माइंड में हमें स्टोर करना पड़ेगा। तो दिमाग आपका उन सारी चीजों को फिर सबकॉन्शियस माइंड में क्या कर देगा? स्टोर कर देगा। क्या बात समझ में आई? इसके बाद में बोलते हैं कि डीप लाइन, हिडन लाइन, ये हमें कैसे पता लगेगी, बिटवीन लाइंस हमें कैसे पता लगेगी? तो मैं जब भी आपको वीडियो लेक्चर डालूंगा तो उसमें मैं आपको जब भी कॉन्सेप्ट समझा रहा होऊंगा तो आपको सारी चीजें ध्यान से सुननी है, या फिर मेरे से ही नहीं किसी भी टीचर से आप जब भी पढ़ रहे होते हैं तो क्लास में आप टीचर को ध्यान से सुनते रहें। टीचर एक एक बात इंपॉर्टेंट बोलता है, टीचर बकवास नहीं करता है क्लास में। अगर टीचर आपके साथ में मजाक भी करता है तो वो उस टॉपिक से रिलेटेड मजाक जब भी कर रहा है तो वो उस टॉपिक को आपके दिमाग में सेट करना चाहता है। इसलिए टीचर को ध्यान से सुनते रहें, अपने कमेंट्स क्लास में ना मारें। अगर हम क्लास में खुद ही आपस में बातें करते रहेंगे या फिर किसी और जगह हमारा ध्यान लगाते रहेंगे तो टीचर जो बात बोल रहा है वो इंपॉर्टेंट बात आपके दिमाग ने स्किप कर दी है और आपका दिमाग उस चीज को याद नहीं रखेगा। तो आपको चीजें जो हिडन लाइन्स है, जो डीप लाइन्स आपको समझ में नहीं आएगी। इसे जब भी टीचर एनसीईआरटी से जब भी बाहर जाता है तो आपको वो बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि वो बाहर इसलिए गया है ताकि वो लाइन आपको समझ में आ जाए। समझे मेरी बात? इसलिए आपको टीचर को बहुत थोरोली पूरी तरीके से वीडियो में जब भी आप देखने जाए या फिर जब भी आप ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में किसी टीचर से पढ़ने जाए तो टीचर को ध्यान से जरूर सुने। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एनसीईआरटी को आपको ध्यान से पढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहना है। केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। फिजिक्स की एनसीईआरटी आप ना पढ़ेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन फिजिक्स के नोट्स आपके पास में प्रॉपर होनी चाहिए और नोट्स के साथ में आपके साथ में बहुत सारे मल्टीपल्स क्वेश्चन होने चाहिए। ओके, थैंक यू।